वेलकम बैक स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ मेरे दूसरे वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, उसके लिए सॉरी। और आप लोग का शुक्रिया अदा ये वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका शुक्रिया अदा। और जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें। तो देखिए, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री बुक। इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका यूपीएससी में बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस और जो अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे 7, 8, 9, और इसके पहले हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये 5 से स्टार्ट होगा। बट अभी से जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपकी जो वीडियोज़ है वो एक्चुअली मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगी। मेंस में सिंपल वर्डों में हमें आंसर को लिखना पड़ता है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस पर बता सकूँ कि यूपीएससी में और भी क्या है। और पर्सनल अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैं इसको इसलिए अच्छे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 सालों में देखा है कि मेरे स्टूडेंट को इनसे बहुत हेल्प मिलता है। आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इतने हैवी हैवी वर्ड है, हम कैसे लिखें। यूपीएससी में तो सिंपल वर्डों में काम चलता है, तो आप हैवी बुक उठा करके सिंपल वर्ड नहीं लिख पाते। तो अगर आप वो बुक अभी नहीं पढ़े हैं, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, जिनका ये लास्ट है या सेकंड है या थर्ड है, उन्हें ये पता है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं, अगर ये मैंने ऐसे स्क्रॉल किया हुआ इसको, पूरे बुक को मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, आप इससे मेंस के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और जो चैप्टर 6, 7, 8 है वो आपके अधिकतर मेंस में यूज़ होंगे पॉइंट। मेन देखिए, हम प्री एक फेज़ है, पर मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। फिर आप इंटरव्यू देते हैं, फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसमें लिखना है। प्री में सिर्फ आपको रिकॉल करना रहता है, आपने मॉक टेस्ट दिए, मेनली आप रिकॉल करने लगते हैं। लेकिन जब आपको मेंस में लिखना रहेगा तो आप इस सारे चैप्टरों का यूज़ करके अपने आंसर को बहुत ही वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इस मेंस आंसर को लिखने के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वाइज। अब चैप्टर नंबर 5 है इंडिया दैट इज़ भारत। जिन्होंने सिलेबस अच्छे से देखा है, ये जीएस पेपर 1 के पॉलिटी चैप्टर की, बताइए आप लोग, ये पार्ट 1 का हिस्सा है। पार्ट 1 में है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये वहाँ से है। इस चैप्टर में आपको पता भी चलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and become the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and two seas. हिमालय और टू सीज के बीच में रहने वाला एक ऐसा कंट्री जो बहुत महान, सर अरविंदो घोष। देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत, ये सब आपके पढ़ने लायक, मतलब ये आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। देखिए, इंडिया का मैप है। जो बिगनर है उनको मैं ज़्यादा स्पेशली बताऊंगी क्योंकि जो एक बार पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा। तो आप भी ध्यान से देखिए क्योंकि हम, मतलब जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो स्टार्टिंग करते हैं, अच्छे से याद रहता है, लेकिन आज के समय में आते आते वो कुछ बेसिक चीज़ें लैक कर जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, छोटी छोटी बातों में लेके कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए दिमाग खोल के, ताकि आपको कम एफर्ट के थ्रू याद हो जाए। और जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने आप को बोले कि हाँ, मैं एक आईएएस अफसर हूँ। आप ऐसा ना करें कि मुझे बनना है, आप ऑलरेडी हो, तो आपकी दिमाग जल्दी जल्दी इसे कैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ देखिए, ये अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। फिर ये अभी कुछ इसमें कुछ इतना खास नहीं है पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर्स हैं, जैसे 2000 ईयर, 5000 ईयर, तो इतना उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। फिर यहाँ मीनिंग है, इनहेबिटेंट का मीनिंग, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको इनहेबिटेंट कहते हैं। फिर हाउ इंडियंस ने नेम्ड इंडिया, इंडियंस नेम इंडिया कैसे हुआ, तो इसमें ऋग्वेद मोस्ट एंसाइंट टेक्स्ट है, चैप्टर 7 में आप पढ़िएगा। सेवरल थाउजेंड ईयर लोगो, इट गिव द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कंटिनेंट द नेम सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ द लैंड ऑफ द 7 रिवर, 7 रिवरों की एक भूमि। ठीक है, तो वहाँ पे सप्त सिंधु, पहले वर्ड सिंधु, फिर कम फ्रॉम सिंधु, सिंधौ, कम कहाँ से हुआ है, सिंधु से हुआ है।
तो ये आपको दिख रहा होगा अपने राइट हैंड साइड में फिगर। इसमें से सिर्फ आपको इतना याद करना है कि सिंधवा सिंधु शब्द से आया हुआ है और ये 7 रिवर से मिलके बना हुआ है। ये प्रीलिम्स में काम आएगा आपको। मूविंग ऑन टाइम वी शी नेम फॉर अदर पार्ट ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। द महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। जो महाभारत है वो कल्चर हेरिटेज है और नॉलेज ट्रेडिशन है, मतलब पुरानी चीज़ें। इंटरेस्टिंगली इसमें कश्मीरा मोर और लेस डेज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, मतलब महाभारत में जो क्षेत्र के नाम हैं वो कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र, ये सब आपने महाभारत में सुना होगा, वंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे महाभारत जो है, बिकॉज एंसाइंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट हम क्योंकि इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन आंसर। द महाभारत यूज़ द टर्म भारतवर्ष। महाभारत में यूज़ किया हुआ है वर्ड भारतवर्ष, जम्बू द्वीप एंड scholar generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward. ठीक है। The term भारतवर्ष clearly extend entire subcontinent। भारतवर्ष मतलब पूरा अपना कंटिनेंट इंडिया का हो गया। फिर इनको इसमें रिवर्स पीपल्स को भी नाम ले लिया गया। भारतवर्ष मतलब पूरा इंडिया, तो भारत। ऋग्वेद, ठीक है। भारत इज़ अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन अ ऋग्वेद। भारतवर्ष महाभारत में यूज़ हुआ, ऋग्वेद में भारत। बट ये सब आपको प्री में नहीं आएगा, आपको ऐसा जनरल नॉलेज रहे ताकि आप मेंस में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। और जो जम्बू द्वीप है, ये क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे जम्बू ट्री की वजह से। दिस इज़ इंडीड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जम्बू ट्री, मालाबार पाम ट्री, etc. जम्बू द्वीप came to mean the Indian subcontinent. In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BCE. As well as we will see, he left us many inscriptions. In one of them, he used the same. मतलब हम अशोका के इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी चीज़ों को पता करते हैं और उसमें भी भारतवर्ष का भारत शब्द का यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके सामने एक फिगर है जो महाभारत के क्षेत्रों के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए कैकिया, मंद्रा, वहलिका, पंचाल। फिर देखिए यहाँ पे जम्बू द्वीप टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया विच एट द टाइम इंक्लूड व्हाट इज़ टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। सब मिला करके हो गया भारत। A few centuries later, भारत become the name generally used for the Indian subcontinent. फिर बाद में इंडियन कंटिनेंट के लिए स्पेशली यूज़ होने लगा। फॉर इंस्टेंट एंड साइंटिस्ट कॉल, तो उत्तम यत समुद्राय हिमाद्रिश कैवा दक्षिणम वर्षम ताद भारतम नाम। The country that lie north of the ocean and south of the snowy mountain is called भारत। एक ऐसा कंट्री जो नॉर्थ में ओशियन, साउथ में एक्चुअली इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि नॉर्थ में ओशियन है और साउथ में स्नोवी माउंटेन है। एक्चुअली ये उल्टा है, साउथ में आपका ओशियन अब है और नॉर्थ में, ये पुराने टेक्स्ट है ना इसलिए ऐसा यहाँ इसमें लिखा हुआ है। तो ये काम की नहीं है ज़्यादा आपकी। भारत रिमेन इन यूज़ इवन टुडे इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ जनरली रिटेन एज भारत वाइल इन साउथ इंडिया इज़ ऑफ्टेन भारतम। नॉर्थ में भारत बोलते हैं, साउथ में भारतम बोलते हैं। स्नोवी माउंटेन, डू यू
ये क्वेश्चंस है, आप इसके आंसर कर सकते हैं, बट ये मेंस में ज़्यादा यूज़फुल है. It is interesting to note that different part of country adopt a similar definition for India. ये इंटरेस्टिंग है कि हर जगह सिमिलर डेफिनेशन होता है इंडिया का. फॉर इंस्टेंट अ पोएम ऑफ एंसाइंट तमिल लिटरेचर फॉर अबाउट 2000 year ago praised a king whose name is known from Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. ये जो आपने देखा तमिल टेक्स्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनमें जो डिस्कशन किया हुआ है कि नॉर्थ में आपका हिमालय है, साउथ में ओशियन है, ईस्ट में वेस्ट में कैसा लैंड है, कैसा ओशियन है. तो इससे पता चलता है कि जो हमारे हिस्टोरियन थे, एंसाइंट पीपल्स थे, इंडियंस थे, उन्हें ये पता था कि हमारा ज्योग्राफी कैसा दिखता है, इंडिया कैसा है, कहाँ पे हिमालय है, कहाँ पे समुद्र है. फिर देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी आपको पहले ही कहा, ये आपके एक जीएस सिलेबस के पॉलिटी में ये एक पार्ट है, चैप्टर है ये. तो यहाँ पे बताया गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, पहले इंग्लिश में लिखा गया. यूज़ द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत राइट एट अ बिगिनिंग. सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेम एज भारत अर्था इंडिया. भारत अर्थात इंडिया, ये हिंदी में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा हो गया इंडिया दैट इज़ भारत. मतलब भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत. बट ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही लाइन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं. फिर ये अच्छा, आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बताया, एक डॉक्यूमेंट दैट स्पेल आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, मतलब बुक है, आप समझ सकते हैं, और उसमें बहुत सारे बेसिक्स प्रिंसिपल हैं, नियम हैं, कानून हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीज़ इन ग्रेड 7 कम इनटू फोर्स इन 1950s. ये 1950s में लागू हुआ. फिर कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में लागू हुआ. हाउ फॉरेनर नेम्ड इंडिया. अब यहाँ पे बोला गया कि किसने क्या नाम दिया इंडिया को. फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वेयर द पर्सियन एंसाइंड इनहेबिटेंट ऑफ ईरान. द इन द 6th century पर्सियन, फिर ईरान, फिर 6th century BC पर्सियन emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which as we saw was earlier called Sindhu. So it is no surprise that in their earliest records and stone inscription the Persian refers to India as Hind. पर्शियन इंडिया को हिंद कहते थे, हिंदू और हिंदू, हिंद, हिंदू, हिंदू, विच आर अडप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु. वो सिंधु के रिप्लेस में हिंदू बोलते थे. नोट दैट इन एंसाइंट पर्सियन हिंदू इज प्योरली जोग्राफिकल टर्म, नॉट रेफर्स टू हिंदू रिलीजियस. उस समय जब ये हिंदू बोलते थे तो ये हिंदू एक रिलीजन नहीं था, वो एक जोग्राफिकल टर्म था, मतलब भौतिक रूप से बोलते थे कि ये यहाँ के लोग हैं, जोग्राफी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं. तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं कि पर्शियन लोग ने जो हिंदू टर्म दिया, तो इससे जोग्राफी पता चलता है, ना कि रिलीजन. देखिए यहाँ पे लिखा है सिंधु से सिमिलर था हिंदू, फिर इंडियो, फिर इंडाई, ऐसे ये लोग पर्शियन लोग बोलते थे. फिर बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्स द एंसाइंट ग्रीक नेम द रीजन इंडोई, इंडाइक, इन. देखिए सिंधु हो गया पर्शियन, सिंधु इंडियन नेम, फिर हिंदू आया, फिर इंडियो, इंडिया, ये ग्रीक ने कहा. फिर एंसाइंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया. द सेवरल टेक्स्ट दे रेफर्स टू इंडिया एज इंकू, इंटू और इंदू. दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर. पहले सिंधु रहता है, सिंधु को हिंदू, फिर इंदू, फिर इंदू. मतलब पहले सिंधु यहाँ का सेम, मतलब इंडिया के लोग बोलते थे, फिर पर्शियन लोग हिंदू, फिर ग्रीक लोग इंदू, और चाइनीज़ लोग अब
इनू। देखिए ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज़ भारत यूज़ किया हुआ। पार्ट 1 में यूनियन एंड स्टेटरी, आप लोग पॉलिटी में पढ़िएगा इसको। इसलिए मैंने कहा है ना कि क्लास 6 NCERT आपको सब सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दे देती है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसलिए कहा जाता है हमें पढ़ने के लिए, बट हमें बताया नहीं जाता कि क्यों पढ़ना है। पढ़ना तो है बट क्यों पढ़ना है, तो मैं बता रही हूँ आपको क्यों क्यों पढ़ना है। अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट करें मुझसे। वैसे मैं आपको सब वीडियो में बता ही दूँगी। देखिए यहाँ पे जुआंगजंग, एक ह्यून टी संग है, जो भी आप बोले। ये चाइना टू इंडिया, ये चाइना से इंडिया आया 7th सेंचुरी में। इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे रिसर्च किए, कलेक्शन किए। 77 रिटर्न से, मतलब 17 साल बाद वो रिटर्न हुए। तो ये सब आपको कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना होगा फैक्ट्स के ऊपर। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु। सिंधु से दूसरा वर्ड आया था जो चाइनीज़ वर्ड था, तियानजू। बट दिस wood could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese has for India as the land of the Buddha. इससे आपको पता चलता है कि बुद्धा का लैंड था। चाइनीज़ लोगों ने इन्हें कहा कि बुद्धा का लैंड था। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विथ अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, बट you may not know that it was first used in Persian inscription some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most invader of India to describe the Indian subcontinent. जो हिंदुस्तान वर्ड है वो पर्सियन लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शन में इंडिया के लिए, और फिर अब हम यूज़ करते हैं। ये है आपके लिए कोई काम की नहीं है बुक में। फिर देखिए बिफोर वी मूव ऑन, मतलब ये चैप्टर का एंडिंग है। ये आपने जो चैप्टर में पढ़ा है वो आपका समरी है। जैसे इंडिया इज़ एन एंसाइंट लैंड, एंसाइंट मतलब पुराना ज़मीन है, भूमि है, विच हैज़ हैड मेनी नेम इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। द नेम गिव बाई द एंसाइंट inhabitant of India includes Jambu Dweep and Bharat. The latter become widespread in time and it the name of India is most Indian language. पहले जम्बू द्वीप बोलते थे, भारत बोलते थे, अभी हम इसे इंडिया के रूप में यूज़ करते हैं। इंडिया इंडिया हर जगह इंडिया अभी हम यूज़ करते हैं। फॉरेन विजिटर टू और इन्वेडर, फॉरेन विजिटर मतलब जो आए थे घूमने, और इन्वेडर मतलब जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, अधिकार स्थापित किया युद्ध करके, जैसे अपना सल्तनत, सुल्तान, मुग़ल, ये सब जो बाहर से आए इंडिया में, उन्हें इन्वेडर कहते हैं। इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम डिराइव फ्रॉम द सिंधु और इंडस रिवर। दिस रिजल्ट इन नेम लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है 6 चैप्टर है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब हम इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सब वेल डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड सब कुछ फंक्शंस हो। तो आप आगे जाके समझेंगे। द मोस्ट एंसाइंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन, Indus Saraswati civilization was indeed remarkable in many ways. It showed how a well-balanced community lived. कैसे एक well-balanced community एक साथ रहती थी, in which the difference between the rich and poor are not glaring. In sense, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. बी लाल, इन्होंने ये कोट आप मेंस में यूज़ कर सकते एस्से में। इसमें ये कहा गया कि जो एक सिविलाइजेशन थी उसका नाम था हड़प्पन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसमें लोग अच्छे से रहते थे। यहाँ पे जो रिच और पुअर वो ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं थी बट उतनी नहीं थी। फिर जो सोसाइटी थी वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थी, वो एक एडजस्टमेंट के थ्रू रहने वाले लोग थे। वहाँ पे ज़्यादा एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, सब मिलजुल के रहते थे।
फिर ये आपके काम की नहीं है। यहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। यहाँ पे व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, यहाँ पे मेटालॉजी ये बता दूँ पहले, इंक्लूड द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम नेचर, प्योरीफाइंग और कंबाइनिंग देम एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें मेटालॉजी मतलब होती है कि वो कुछ टेक्निक्स होंगे मेटल निकालने के लिए, उसके बारे में नेचुरली उसे प्योरीफाई करना है, फिर उसकी स्टडी करनी है। तो मेटोलॉजी से रिलेटेड शब्द को मेटोलॉजी कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी शो द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप। मैंने चैप्टर 4 अपने पहले वीडियो में पढ़ा रखे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखें। At the end of chapter 4, we show the first human group settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, technology, transport, and moving towards civilization. हमने जो 4 चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ ग्रुप थे, एक जगह रुक गए, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे थे और टेक्नोलॉजी सिंपल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। व्हाट देन इन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या है? इन जनरल द टर्म इज़ यूज फॉर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नॉर्मल सोसाइटी हो गई, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, जब एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हो जाती है, मतलब ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स एक जगह अच्छे से रहते हैं, उसे हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं। टू बी प्रिसाइज वी वेल कंसिडर हियर दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव अ एट लीस्ट द फॉलोइंग करेक्टर। सिविलाइजेशन में क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बता दिया है, आप इसे मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिए हुए हैं कि सिविलाइजेशन में क्या करेक्टर्स होते हैं। पहला है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, सोसाइटी का जो चल रहा है उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। फिर अर्बनिज़म, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ये सब कैसे है, मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। फिर क्राफ्टिंग, वैरायटी ऑफ क्राफ्टिंग कैसे है, जैसे इंक्लूडिंग अ मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग गुड, ईटीसी, ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ट्रेड कैसा चल रहा है वहाँ पे, राइटिंग इंस्क्रिप्शन है कि नहीं है, राइटिंग रिकॉर्ड है कि नहीं है, कल्चरल आइडियाज़ कैसे हैं वहाँ के, कल्चर कैसे हैं, आर्किटेक्चर कैसे, लिटरेचर कैसे, ट्रेडिशन कैसे हैं। फिर वहाँ पे ये सब हैं ऑलरेडी, तो हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जब एक जगह देखते हैं, एक सोसाइटी में देखते हैं, तो उसे हम सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं। फिर 7 पॉइंट है एग्रीकल्चर एडवांस, जहाँ पे इनफ फूड हो, जस्ट अ विलेज बट ऑल्सो देयर सिटीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन मतलब एडवांस सोसाइटीज़। फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, इट इज़ ईजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटी, it is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin? In the sense we have now defined. जब आज के समय में हमें ऐसी बहुत सारी सोसाइटियाँ दुनिया भर में मिल जाएंगी, बट जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब उस समय हम इसे नॉर्मल इसी तरह से बताते थे कि ये सिविलाइजेशन है। Civilization began at different time in different part of the world. In the region known as Mesopotamia, modern Iraq and Syria, that happened. Start मेसोपोटामिया से हुआ था, जो ईरान और सीरिया है आज के समय में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। दैट हैपन अबाउट 6,000 ईयर एगो, एंड द सिविलाइजेशन इन एंसाइंट इजिप्ट फॉलो अ फ्यू centuries later. You will learn about these and a few more civilizations in the large grid. In many ways, humanity would not have reached in present stage without the enormous contribution and advance of these ancient civilization. अगर हम पुराने civilization से नहीं इम्प्रूव करते तो आज जो civilization है वो नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय के सिविलाइजेशन से इम्प्रूवमेंट होते 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 आज के सिविलाइजेशन तक हम पहुंच पाए हैं। डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। फॉर नाउ हाउ वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कंटिनेंट एंड इज नॉर्थ वेस्ट रीजन इज़ वेयर आवर स्टोरी बिगेन। हमारा स्टोरी कहाँ से बिगन होता है? नॉर्थ वेस्ट से। बिगेन 4000 BC, बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, फर्स्ट मेसोपोटामिया, सेकेंड इजिप्ट सिविलाइजेशन, थर्ड
इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, आपके यहाँ डेट को सिर्फ ध्यान रखना है, याद नहीं करना है। फिर ट्रिब्यूटरीज मतलब अ रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, फॉर इंस्टेंस द यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जब कोई रिवर लार्ज रिवर में फ़्लो करती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यमुना एक रिवर है जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, वो वहाँ पे फ़्लो करके मिलती है। फ्रॉम विलेज टू सिटी, विलेज से सिटी कैसे बना? वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर watered by the Indus River and its tributaries. This made those plains fertile and therefore favorable to agriculture. आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पंजाब एक स्टेट आता है, प्लेन आता है, वो उन्हें वाटर इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियों से मिलती है। वो फर्टाइल प्लेन का निर्माण करती है पाकिस्तान में और इंडिया के अपर रीजन में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। तो वहाँ पे जो फर्टाइल प्लेन बनाती है, मतलब उर्वरक ज़मीन, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना सूटेबल हो पाता है, क्योंकि इंडस रिवर वहाँ पे सप्लाई करती कंटिन्यूअस ये फर्टाइल लैंड और रिवर वाटर। फिर अ लिटिल फर्दर ईस्ट, फ्यू मिलियन एगो अनदर रिवर द सरस्वती यूज्ड एज अ फ्लो टू फुट हिल ऑफ हिमालय थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात से सरस्वती रिवर बहती थी। आर्कोलॉजिकल गिव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम। देखिए, मैं बीच बीच में छोड़ के इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग एक IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग के पास बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए मैं वही चीज़ पढ़ा रही हूँ जो आपकी एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से रिलेवेंट है। मैं अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप कर रही हूँ। तो आप ये मत बोलिएगा मैम आपने तो स्किप कर दिया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका कम टाइम में आप अधिक चीज़ों को अपने पास रख सकें, अपने दिमाग में याद रख सकें। इट इनहेबिटेंट, और जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं, जो ब्रैकेट में डाले हैं, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट करवा रखे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट गिव, अभी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उन्हें हड़प्पन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जब 1920-21 में एक्सकवेशन हुआ था, खोज हुई थी पाकिस्तान में, जो पंजाब है, वहाँ पे हड़प्पा नाम की एक सिटी फाउंड हुई, इसलिए वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम हड़प्पन्स कहते हैं। और इसे हम दूसरा, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही नाम है फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। आगे ये फिगर है जो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ये लेट एक्सप्लोर आपके काम का नहीं है, ये आपको मैच द फॉलोइंग है, ये भी आपके काम की नहीं है। यहाँ पे देखिए सरस्वती रिवर के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्री में और मेंस में भी काम आएगी। तो मैप में आपने देख लिया सरस्वती रिवर को, तो सरस्वती रिवर विच टुडे गोज़ बाय नेम घग्गर इन इंडिया एंड हाकरा इन पाकिस्तान। सरस्वती रिवर को इंडिया में घग्गर बोलते हैं, पाकिस्तान में हाकरा बोलते हैं, और इसलिए इन दोनों का नाम अगर मिलाया जाए तो घग्गर हाकरा रिवर बोलते हैं हम। दिस रिवर इज़ नाउ सीजनल बिकॉज इट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये सीजनल रिवर है बिकॉज ये सिर्फ वर्षा के दिनों में फ़्लो होती है, और जब वर्षा नहीं होती है तो ये रिवर सूख जाती है, इसमें पानी नहीं रहता है। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज़ वर्शिप्ड बोथ गॉडेस एंड रिवर फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। सरस्वती रिवर की पूजा होती है दोनों तरह से, गॉडेस के रूप में और रिवर माउंटेन के रूप में। ये आपके UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि सरस्वती रिवर का नाम ही घग्गरा और हाकरा रिवर है, दोनों को मिला के घग्गर हाकरा बोलते हैं हम रिवर। फिर टाउन प्लानिंग, ये सब की वजह से ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बनाइजेशन कहते हैं, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलप्ड सिटी, बिकॉज यहाँ पे सब डेवलप्ड चीज़ें हमें दिखी, सब
तरह से वेल प्लान सिटी था। जैसे यहाँ पे है टाउन प्लानिंग, यहाँ पे टाउन प्लानिंग अच्छे से हुई थी। सिटाडेल आप जाके आगे पढ़ोगे, कुछ बच्चों को पता होगा कि सिटाडेल क्या है, कि यहाँ पे रिच पुअर का थोड़ा कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी, बट हाँ हमें सिटाडेल देखने मिला है, जो कि आप सिटाडेल मतलब एक जगह हायर क्लास के लोग रहेंगे, एक जगह लोअर, जैसे एक जगह जो एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करते हैं और एक जो एग्रीकल्चर करते हैं, ये सब करते हैं, जो सिटी से दूर थोड़ा है, तो उन्हें सिटाडेल कहते हैं। देखिए हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वेयर द फर्स्ट टू सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, आ सेंचुरी एगो। दो जो पाकिस्तान में प्लेस मिली है, वहाँ पे दो सिटीज़ हैं, ये सिविलाइजेशन है पूरी डेवलप्ड है। इनकी खोज हुई थी 1924 में मेनली। Several sites followed in the Indus Plain, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी साइट्स इस रिवर के आसपास मिली थी, इस प्लेन में मिली थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़ सच एज धोलावीरा इन गुजरात, ये प्लेस के साथ कहाँ पे है ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, घनवेरीवाल चोलिस्तान इन पाकिस्तान, 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स प्रेजेंट। ये आपके काम की थोड़ी सी है। एज वी नो दैट द सिविलाइजेशन एक्सटेंड मच बियॉन्ड द इंडस रीजन, जैसे हमने ऊपर फिगर में देखा है कि इंडस रीजन से बियॉन्ड भी आपको बहुत सारे साइट्स मिले हैं। फिर लोथल इन गुजरात, ये है आपका बहुत सारे स्मॉल साइट्स मिले हैं आपके गुजरात में। वेयर डिस्कवर सम ऑफ देम एक्सवेटेड, सच डिस्कवरीज continue even today. It is interesting to note that the Saraswati basin include not only two major cities, Rakhigarhi and Ganweriwala, but also several smaller ones, Farman in Haryana, Kalibangan in Rajasthan. यहाँ पे जो सरस्वती रिवर है वो राखीगढ़ी और गनवेरीवाला से होते हुए हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान में भी फ़्लो होती थी। अ फ्यू टाउन, इसमें आपको सिर्फ प्लेस कहाँ पे प्रेजेंट है, किस रिवर के आसपास है, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन मतलब है अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस, मतलब किला टाइप को बनाना, उसे वो बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करना, किला बनाना, अपने घर के आसपास, अपने विलेज के आसपास, अपने राज्य के आसपास एक घेरा बना देना चारों तरफ से। फिर लार्ज हड़प्पन साइट्स वी आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान, हड़प्पन साइट जो है वो बहुत ही अद्भुत प्लान के साथ बनाया हुआ सिटी था। दे हैड वाइड स्ट्रीट, चौड़े रास्ते थे, विच वेयर ऑफ्टेन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, इसे सजाया गया था कार्डिनल डायरेक्शन के थ्रू। मोस्ट साइट्स सीम्स टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, बहुत सारे आपको फोर्टिफिकेशन मिले देखने को। एंड टू डिस्टिंक्ट पार्ट द अपर टाउन वेयर द लोकल elite probably lived and the lower town where common people live। मैंने कहा कि पुअर रिच यहाँ पे नहीं थे, मेनली जैसा जिसका इनकम होता था उस हिसाब से यहाँ पे था, बट पुअर रिच में ज़्यादा भेदभाव नहीं थे। तो जो अपर टाउन था वहाँ पे एलिट क्लास, एलिट मतलब हेयर द वर्ड रेफर्स टू द हायर लॉयर of the society such as ruler, officer, administrator and often priest। तो यहाँ पे मतलब एज अ पोस्ट के हिसाब से। फिर जो पीपल थे, कॉमन पीपल, वो लोअर टाउन में रहते थे। अपर टाउन और लोअर टाउन को मिला के हम सिटाडेल कहते हैं, ये आप बाद में पढ़िएगा। Some large buildings seems to have been used for collective purpose, for instance warehouse were good to be
transported were stored individual house of various size lined in street and smaller lane. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big house. All those buildings were generally made of bricks. यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी लार्ज बिल्डिंगें थी, छोटी बिल्डिंगें थी, उनकी जो क्वालिटी थी लगभग सिमिलर थी और वो सभी ब्रिक्स से बने हुए थे। और ये जो ब्रिक्स थे वो बर्न ब्रिक्स थे, मतलब वो ब्रिक्स पक्की मिट्टी के बने होते थे। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज़ द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन। इसमें कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर मिले हैं जो आज डिबेट के पात्र हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, वहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, उसके ऊपर क्या डिबेट है। कुछ साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि अ स्मॉल बट एलाबोरेट टैंक विच मेज़र अबाउट, ये आपको 12 × 7 मीटर, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बट आप समझ लीजिए। हैड वाटर प्रूफ मटेरियल सच एज नेचुरल बिटुमिन, अ फॉर्म ऑफ तार अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक दैट। मतलब ये मोहनजोदाड़ो के बारे में जो ग्रेट बात मिला है उसका डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो है। ग्रेट बात, आप फिगर इसमें नहीं है ग्रेट बात का, ये कुछ डिफरेंट फिगर है, जैसे कालीबंगन राजस्थान, फिर यहाँ पे हाउसिंग धोलावीरा। देखिए, वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम। ग्रेट बाथ, ये है ग्रेट बाथ। ये सराउंडेड स्मॉल रूम, वन ऑफ विच contain a well. There was a drain in one corner of tank to empty in from time to time and refill it with fresh water. ये जो ग्रेट बाथ टब थे, जो ग्रेट बाथ इस मिली है शेप, वो कैसी थी, एक समय में खाली होती थी, दूसरे जगह से फिलअप होती थी। ये इसकी क्वालिटी थी। बट इस पर डिबेट क्या है कि व्हाट वाज द पर्पस, इसका पर्पस क्या था, इतना बड़ा बाथ, ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या है। कुछ कहते हैं कि अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, अ बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली। कुछ बोलते पीपल के थे, कुछ बोलते हैं रॉयल फैमिली के लिए थे, और टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, कोई बोलते रिचुअल के लिए यूज़ होते थे। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ नाउ ruled out because it turned out that in this city most houses has individual bathroom. इसलिए यहाँ मानते हैं कि पब्लिक बाथ थी जहाँ पे रॉयल फैमिली नहाती थी। और कुछ मिले जुले तथ्य हैं, इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सिर्फ जस्ट प्री मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़नी है। कुछ बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। देखिए, वाटर मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग, अभी वाटर मैनेजमेंट। हड़प्पन गिव मच इम्पोर्टेंट टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनिनेस। जो हड़प्पन्स थे, जो वहाँ के लोग थे, वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, जो पानी की निकासी है, पानी का जो मैनेजमेंट है कि कैसे कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से जाएगा, और क्लीनिनेस पे बहुत ध्यान देते थे। दे ऑफ्टन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम। उनके घरों में सेपरेट बाथरूम होता था नहाने के लिए। These were connected to a large network of drain which generally run below the street and took the waste water away. जो वेस्ट वाटर एक नाली टाइप की आप बोल सकते, कनेक्ट रहती थी, जो वेस्ट वाटर को उनके घर से दूर लेके जाती थी। ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख सकते, पतली पतली नालियों की तरह, लोथल ड्रेनेज सिस्टम। इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल मेड ऑफ ब्रिक, बट इन अदर रीजन इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड। बहुत जगह पे आपको कुओं से पानी निकालते थे और कहीं जगह पे पॉन्ड से पानी निकालते हुए शेप मिले हैं। नियरली स्ट्रीम और ह्यूमन मेड रिजर्वियर इन, फिर ह्यूमन पानी को रिजर्व करते थे। रिजर्वियर आर लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, मतलब या तो पॉन्ड या तो वेल टाइप के स्ट्रक्चर से पानी निकाला जाता था। इन द केस ऑफ धोलावीरा
द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, द लार्जेस्ट रिजर्वियर मेजर 73 मीटर इन लेंथ। सबसे बड़ा जो रिजर्वियर गुजरात में मिला है उस समय धोलावीरा में, वो 73 मीटर का था। ये आपको, अगर आप नंबर नहीं भी याद कर पा रहे बाई चांस, तब इसमें पैनिक मत होइएगा, डरिएगा नहीं। अगर आपने लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। आप जब भी पढ़ें, अभी स्टार्टिंग है अगर आपका, तो आप प्री मेंस को ध्यान में रख के पढ़ें। एट धोलावीरा at least 6 large reservoirs were built with stone or even cut into the rock. Most of them were connected through underground drain for efficient water harvesting and distribution. धोलावीरा में 6 लार्ज रिजर्वियर हैं जो स्टोन से बने हुए हैं, ताकि उनका जो पानी उसमें कलेक्ट हो रहा है वो नीचे ग्राउंड में जाता रहे। फिर यहाँ पे है आपको लार्ज रिजर्वियर कट इनटू रॉक में। फिर थिंक अबाउट इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ पे बताया गया कि आप इमेजिन कीजिए कि अगर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हों, बिल्ड करना है किसी रिजर्वियर को, तो वहाँ पे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, पेड करना होगा लेबर को, मनी कैसे वो लोग देते थे, काम करने पे पेड कैसे करते थे, ये सब के बारे में आप इमेजिन करिए कि उस समय कैसा, कौन उसे कंट्रोल कर रहा होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, कि इतनी अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम उस समय बनी थी। तो कितने वेल्ड माइंड सेटअप के लोग थे उस समय। जैसे आज हम सिटी प्लानिंग करते, टाउन प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से वो हड़प्पन सिटीज़ सिविलाइजेशन, इसलिए हम कहते हैं कि वो वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। व्हाट डिड द हड़प्पन ईट? हड़प्पा के लोग खाते क्या थे? पल्सेस मतलब अ कैटेगरी ऑफ क्रॉप दैट इंक्लूड बीन्स, पीस एंड लेंटिल मतलब दाल। पल्सेस मतलब दालें होती है, कोई भी तरह की दालें हो गई, उन्हें पल्सेस कहते हैं, जैसे अरहर, मूंग। तो यहाँ पे बीन्स, पीस भी एक दाल टाइप के हो गए। पर उस समय हड़प्पन के लोग क्या खाते थे? द हड़प्पन क्रिएटेड मेनी ऑफ दिस सेटलमेंट अलॉन्ग बैंक ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर के साइड में वो लोग रहते थे, सेटलमेंट होता था, एग्रीकल्चर करते थे सॉइल के थ्रू। मेनली उनका सीरियल्स जो था बार्ले, व्हीट, मिलेट, राइस, यही सब उनकी बेसिक जो आज भी बहुत है इंडियंस फूड में, वही वो लोग भी खाते थे। पर उस समय खेती में यही सब करते थे वो। पल्सेस अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। फिर फर्स्ट यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। पहला एक यूरेशियन कंट्री था जो कॉटन ग्रो करते थे। फिर वियरिंग क्लॉथ, कपड़े पहनते थे, फार्मिंग टूल्स थे, प्लगिंग सिस्टम अच्छी थी, मॉडर्न डे फार्मर की तरह। जैसे ये एक हरियाणा से मिला है प्लग मतलब वो जो खेती करने के लिए हल चलाते हैं, हल को बोलते हैं प्लव। दिस इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वॉज मैनेज्ड बाई 100 ऑफ स्मॉल रूरल साइट और विलेज। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी वो मैनेज होती थी स्मॉल रूरल साइट से और विलेज से। Then as now the city could survive only if enough agriculture produce from rural areas reaches them on a daily basis. अगर डेली बेसिस पे किया जाए तो only if enough agriculture produce from rural area reaches them on a daily basis. डेली बेसिस पे रूरल एरिया में प्रोडक्ट पहुंचाए जाते थे। हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स। पालते थे वो लोग, डोमेस्टिक मतलब वो लोग एनिमल्स भी पालते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ। फिर कंजम्पशन एंड फिशेस बोथ, रिवर से मिलते थे उन्हें, एंड द सी से और रिवर से उन्हें फिशेस मिलती थी। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिशेस बोन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। इसी वजह से जब हड़प्पन साइट को खोजा गया तो वहाँ पे बहुत सारे बोन्स मिले, क्योंकि वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, खाते थे फिश को। फिर हड़प्पन कुक पॉट कंटेन
What did Harappan cook pot container scientific examine of clay pot have provide for some answer? Both expected one dairy product and surprising one, such as remain of turmeric, ginger, banana. जो उनके पॉट मिले हैं उसमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डेयरी प्रोडक्ट हो गए आपके मिल्क, बटर, चीज़, ये सब। रिमेन ऑफ टर्मरिक, जिंजर, बनाना। जो हड़प्पन साइड से पॉट मिले हैं उसमें ये सब आपको अवशेष मिले हैं। फिर अब ब्रिक्स ट्रेड, ब्रिक्स के ट्रेड भी उस समय होते थे। यहाँ पे हड़प्पन वेयर इंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, फार अवे सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन के लोग थे, हड़प्पन्स थे, वो एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व थे। अपने ही सिविलाइजेशन के अंदर नहीं, वो दूर दूर के सिविलाइजेशन से भी थे। उस समय इजिप्ट, मेसोपोटामिया और भी ईरान साइड में वो लोग ट्रेड करते थे आसपास के लोगों से। तो वो क्या ट्रेड करते थे मेनली? वो कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब ट्रेड करते थे। फिर क्राफ्ट पीपल, हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप स्पेशल टेक ड्रिल देम। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये आप मेंस में लिख सकते हैं। वाट द हड़प्पन्स इम्पोर्टेंट इन एक्सपोर्ट और मतलब जब वो एक्सपोर्ट करते थे उसके एक्सचेंज में वो क्या लेते थे, ये डिस्कवर नहीं हो पाया अभी तक। डोंट मिस आउट, हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल। कॉपर की चीज़ों को बनाने में, प्रोडक्ट में, तो वो बहुत मास्टर थे। जैसे टिन को ऐड कर दिया कॉपर से तो वो ब्रोंज बन जाता था, विच इज़ हार्डर दैन कॉपर। और उस ब्रोंज के यूज़ से ये टूल, पॉट, पैन, ये सब बनाते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीड है, ये कॉम्ब है, कंघियाँ हैं, कितने सारे मालाएँ हैं, जो कि हड़प्पन बीड ऑफ कार्नेलियन बीड एक्सकवेटेड एज सुसा, प्रेजेंट डे ईरान में मिलता था। फिर यहाँ पे टू कंडक्ट सच आ ट्रेड दे यूज़ लैंड रूट एंड रिवर। लैंड रूट से और रिवर से हड़प्पन ट्रेड करते थे। इंस्टेंस मटेरियल एक्टिविटी इन इंडिया, तो सबसे पहले मैरीटाइम एक्टिविटीज़ यहाँ से ही शुरू हुई थी इंडिया में। फिर गुजरात, सिंध में ज़्यादा एक्टिव पोर्ट थे, यहाँ से ज़्यादा ट्रेड होते थे। फिर ट्रेड रिक्वायर्ड ट्रेडर्स आइडेंटिफाई देयर गुड। इस जो ट्रेड थे वो ट्रेडर्स से आइडेंटिफाई होते थे, रिक्वायर्ड होते थे। तो आइडेंटिफाई के लिए इन्होंने बहुत सारे सेल्स बनाए, छोटे छोटे सेल्स। आप जाके ये देखिए, ये सेल्स है, इतने सारे सेल्स थे कि कैसे ट्रेड किया जाए। ट्रेड के ऊपर जो मार्क रहते थे उन्हें सेल्स कहते हैं। सेल्स में बहुत सारे डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं, ये अभी भी डिसिफर नहीं हुए हैं क्योंकि ये अलग लैंग्वेज में है और उस लैंग्वेज का कोई भी रिटेन हमें नहीं मिला है डॉक्यूमेंट। अगर मिला भी है तो हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए कि वो उनकी लैंग्वेज इसकी मतलब क्या है। डिसिफर करना मतलब कि अभी तक हम पता नहीं लगा पाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे अशोका इंस्क्रिप्शन को हम डिसिफर कर लिए कि अशोका इंस्क्रिप्शन में ये बातें बोली गई हैं, बट ये जो सील्स में सिम्बॉल्स आपको दिख रहे हैं, जो एनिमल फिगर है, सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाया कि ये हो सकता है ये सील है, इसका ऐसा उपयोग होता होगा। बट इस सील के ऊपर जो सिम्बॉल है ऊपर में, वो हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए। साइंटिस्ट इस पर खोज कर रहे हैं। फिर बहुत सारे सील्स होते थे। सील्स किससे बने होते थे? स्टीटाइट से वो बने होते थे। सॉफ्ट स्टोन को हीट करने से वो हार्ड स्टोन में बदल जाता था और उसको सील बना देते थे। और सील किससे बनता था? स्टीटाइट से। राइटिंग सिस्टम था, सिंबल था, कुछ एनिमल फिगर और सिंबल से ये सील बने होते थे। मेनली आपको ये स्क्वायर, रेक्टेंगल फॉर्म में ही दिखते थे ज़्यादातर। फिर ये आपको ज़रूरी नहीं है। देखिए, द लाइव्स ऑफ एंसाइंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थन मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन। अनअर्थन मतलब ये अर्थ में थे, इन्हें खोद करके बाहर निकाला गया है। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, मिरर है, ब्रॉन्ज का मिरर, और ये पॉट है, टेराकोटा पॉट। एक
टेराकोटा मतलब एक टाइप का मिट्टी का पका हुआ बर्तन, पॉट। टेराकोटा मतलब ये कोई फिगर होती है जो मिट्टी की पकी हुई मिट्टी होती है। फिर यहाँ पे ये वेट है, फ्यू स्टोन, पत्थरों के कुछ वेट्स हैं जिसे हम तौल के सामान लेते हों। फिर साइड में आपको ब्रोंज सीसेल दिख रहे होंगे धोलावीरा में। फिर ये गेम है, गेम बोर्ड, टेराकोटा विशल सिटी। फिर इसमें अब आपको फिगर ही दिखेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये फिगर में पहले है प्रीस्ट किंग, although it is not known who this figure was। a seal shows a swastik, दूसरी शील स्वास्तिक शो कर रही है। तीसरी सील डिपिक्टेड अ थ्री फेस डायती, थर्ड वाली सील डायती को बता रही है। फिर यहाँ पे डांसिंग डॉल आपको दिख जाएगी। फिर एक मूर्ति है जो आपको प्रे कर रही है। फिर थर्ड वाले फिगर में क्रो की स्टोरी है, जो प्यासे क्रो की, थर्स्टी क्रो। थिंक अबाउट इट, ये आप सोच सकते हैं कि लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट ऑन पेज 100 and 101 और एनी अदर पिक्चर इन दिस चैप्टर कैन यू मेक आउट व्हाट एक्टिविटीज़ और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। इसके थ्रू आप बताएं कि आपको कैसा, मतलब उनकी लाइफ कैसी होगी इन सबको पढ़ के। कंप्लीट ये डांसिंग फिगर, यह काम की नहीं है। द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, द एंड और a new beginning. Around 1900 BC, this Sindhu-Saraswati civilization, despite all its achievement being to fall apart, the cities were abandoned one by one. If any inhabitant remained, they adopt a rural lifestyle. ये जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये धीरे धीरे एकदम डिसअपियर होने लगी इतने अच्छे डेवलपमेंट के बाद भी। और जो लोग बचे वो रूरल लाइफ स्टाइल को फिर से अपनाने लगे क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। और ये सिटीज़ क्यों, इट अपियर दैट द अर्लियर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉन्गर एग्जिस्टेंस ग्रेजुअली द हड़प्पन्स स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट। यही कि ये लोग बहुत अच्छे से रहते थे बट ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। इनके जो क्लियर रीज़न सामने नहीं आ पाए हैं। कोई कुछ रीज़न देता है, कोई कुछ रीज़न देता है। कोई बोलते हैं कि व्हाट कॉज दिस डिक्लाइन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड, ये आपके मीन्स के लिए हेल्पफुल होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मेनी फैक्टर लॉन्ग बैक इट वॉज थॉट दैट वारफेयर। वो बोलते हैं कि लड़ाई हुई थी तो वो ख़त्म हो गई। इन्वेजन में हैव डिस्ट्रॉयड, बाहर से लोग आए उसे डिस्ट्रॉय करने। बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वार एंड इन्वेशन, वार के और आक्रमण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। Indeed, the Harappans do not seems to have kept any army or weapon of war. वहाँ पे हमें कोई आर्मी नहीं दिखी, कोई वेपन नहीं दिखा जिससे हम समझे कि हाँ वार हुआ था। As far as the evidence goes, it seems to have been a relatively peaceful civilization. जो हमने अभी तक पढ़ा तो हमें पता चला ये पीसफुल सिविलाइजेशन थी। टू फैक्टर आर करेंटली एग्रीड अपॉन, फर्स्ट आ क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्ट मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCs। उस समय क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ था, उसका प्रभाव पड़ सकता है। उसके प्रभाव की वजह से वो डिसअपियर हुआ। कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल एंड ड्रायर फेज, दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफ़िकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज़। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे ड्रायर कंडीशन हो गई, रेन कम होने लगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया तो सिटीज़ में फूड सप्लाई कम हो गई। इस वजह से भी शायद लोग सब अपने रूरल एरिया में रहने लगे। अभी ये सब अनुमान लगाया गया है, कोई कंफर्म नहीं है कि क्यों ये डिसइंटीग्रेट हुआ है। सेकेंड, सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन। Suddenly cities where such as Kalibangan, Banavali were abandoned. Their
could have been other factor, but these two remain us of how much we depend on climate and the environment for our well-being. Although the cities disappeared, much of the Harappan's culture and technology survived and was passed on to the next phase of Indian civilization, which we will explore in a future chapter. डिसअपियर होने के बाद भी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी थे, कल्चर थे, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे गए. जो आने वाली सिविलाइजेशन थी उनमें उनके टेक्नोलॉजीज कल्चर ट्रांसमिट हुए. बिफोर वी मूव, ये चैप्टर की समरी होती है. द इंडस हड़प्पन और सिंध सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट inhabitants the Harappans created planned cities with efficient water management, diverse craft and bricks trade. ये हड़प्पन सिंध सिविलाइजेशन है जो बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का. ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है वर्ल्ड के. इट इनहेबिटेंट हड़प्पन्स, जो यहाँ के लोग थे उन्हें हड़प्पन्स कहते हैं. प्लान सिटी उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे से वाटर को मैनेजमेंट किया. यही सब हम यहाँ पे पढ़ें. अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप टू द सिटीज़. जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थी उसकी वजह से बहुत सारी वैरायटी के क्रॉप सिटीज़ तक आते थे. सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज. पीपल रिटर्न टू द रूरल लाइफ स्टाइल. तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया, और आप नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो क्वेश्चन इस वीडियो में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उसके आंसर देंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी.